हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 5 जिसका शीर्षक है समिश्र संख्या और द्विघात समीकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि इसी अध्याय को अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। आज का वीडियो छोटा होगा, एक इंट्रोडक्शन टाइप होगा जिसमें आपको समिश्र संख्या का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इसे कहते क्या है। एक डिटेल वीडियो इसके बाद आएगा, लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो में हम लोग अपने भाषा में, किताबी भाषा में नहीं बल्कि अपनी भाषा में इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। और मेरी यह सलाह है कि आप सभी यह वीडियो पूरा देखें और पूरा देखने के बाद एक बार अपने NCERT बुक के से पढ़ लें या फिर किसी भी रेफरेंस बुक का हेल्प ले लें। उसके बाद आपको पक्का इस अध्याय का एक इंट्रोडक्शन या कहिए एक ओवरव्यू अच्छा से मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो में आज हम लोग क्या क्या किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस अध्याय से संबंधित कुछ बुनियादी शब्द के बारे में जानेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में, गणित में इन बुनियादी शब्दों का बहुत ही अहम भूमिका होता है, क्योंकि इन बेसिक टर्म्स के बिना हम लोग कई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इस अध्याय में आपको ऐसे कई बेसिक टर्म्स मिलेंगे जिसके बारे में आप लोग आज तक कभी नहीं जानते होंगे। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपके स्क्रीन पर ही लिखा हुआ है, आई। अभी मैंने पढ़ा आई। यदि आप लोग भी पढ़े होंगे अभी, तो इसे आप लोग आई ही पढ़े होंगे। लेकिन सर आपने ये क्या लिख दिया है, आई के बगल में अयोटा, मतलब क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बच्चों, आई, मैं भी अभी आई पढ़ रहा हूँ, लेकिन असल में इस अध्याय में आपको जहाँ भी आई दिखेगा आपको उसे आई नहीं पढ़ना है, उसे आपको अयोटा पढ़ना है। मैथमेटिक्स में ऐसे कई टर्म्स आप जब हायर लेवल में जाओगी, जैसे कई अल्फ़ाबेट आएंगे जिसे आपको अल्फ़ाबेट के तरीक़ा से नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि गणित उसे अपने तरफ से एक नया नाम दिया है और आपको वही नाम लेकर उसे पुकारना होगा। और उसी में से एक आई है जिसे समिश्र संख्या में हम लोग अयोटा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे और उसके बाद समिश्र संख्या, जो कि इस अध्याय का ये नाम ही है, उसके बारे में जानेंगे कि वो होता क्या है, और उसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को इस अध्याय को समझने के लिए आप सभी को आपके पिछली कक्षाओं में ले जाने का प्रयास करता हूँ। बच्चों, जब आप 8वीं कक्षा में थे तब आप लोगों ने 8वीं कक्षा तक बहुत सारे नंबरों को, बहुत सारी संख्याओं के बारे में जाना होगा, जैसे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक, इंटीजर इत्यादि। लेकिन जैसे ही आप लोग 9वीं कक्षा में आप लोगों ने कदम रखा, आप लोगों को एक नए संख्या से परिचित करवाया गया जिसका नाम था वास्तविक संख्या, अर्थात जिसे अंग्रेजी में हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। अब यदि मैं पूछूं कि रियल नंबर किसे कहते हैं, तो आप लोग का जवाब होगा कि सर रियल नंबर, वास्तविक संख्या तो वह संख्या को कहते हैं, वास्तविक संख्या तो एक सारे संख्याओं का समूह है। रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया इत्यादि। यानी अब तक यूनिवर्स में, अब तक मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर, जितने भी संख्या हम लोगों ने पढ़ा है, उन सभी का एक सेट बना दे, उन सभी का एक समूह बना दे, और उसी समूह का नाम है वास्तविक संख्या। यहाँ तक तो ठीक था, अब सभी को समझ में आया कि वास्तविक संख्या किसको कहता है, आराम से समझ में आ गया, क्योंकि यह कुछ नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के बीच नहीं आया। जो पिछले 8वीं कक्षा तक आपके पास जो ज्ञान था, उसी का एक समूह बना दिया गया और नाम दे दिया गया वास्तविक संख्या।
जिसके कारण आप लोगों को बहुत ही आसान तरीक़ा से यह टर्म या वास्तविक संख्या समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही आप लोग 11वीं कक्षा में आए, आप लोगों को फिर से एक नई संख्या से परिचित करवाया गया। लेकिन इस बार यह संख्या के बारे में ना आप पहले कभी सुने थे, ना इसके बारे में आप लोगों को अभी भी कुछ जानकारी है, और ना आप सोच पा रहे हो। और उस संख्या का नाम है काल्पनिक संख्या, जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से दर्शाते हैं। अब सर ये क्या बात हुई? पिछले स्लाइड में तो आपने कहा कि आई को आयोटा के नाम से पुकारेंगे। इस बार आप कह रहे हैं आई को काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर से पुकारेंगे। क्या है ये? तो बता दूं कि आई का जिस प्रकार आपका नाम विद्यालय में कुछ और नाम होता है, घर में कुछ और नाम होता है, ठीक इसी प्रकार आई का भी दो नाम है। पहला तो आयोटा, जो कि मैंने पहले बताया कि इस अध्याय में आपको जहाँ भी आई दिखेगा आपको आयोटा पढ़ना है। और इसी आई को हम लोग काल्पनिक संख्या भी पुकारेंगे। यानी आई को आप आयोटा कहिए या काल्पनिक संख्या कहिए, इमेजिनरी नंबर कहिए, सेम बात है। तो चलिए इस इमेजिनरी नंबर को कुछ डिटेल में पढ़ा जाए, जिससे आपको मोटा मोटी यह समझ में आ जाए कि इमेजिनरी नंबर किसको कहा जाता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि वास्तव में आपने 10वीं कक्षा तक पढ़ा होगा कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इसका जब हम लोग कभी भी स्क्वायर करेंगे तो वह हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा। ये बात सही है? आप 5 का स्क्वायर करो आपको 25 मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर है। इवन आप -5 का स्क्वायर करो आपको एक पॉजिटिव संख्या मिलेगी 25। -1 का स्क्वायर करो पॉजिटिव संख्या 1, और इत्यादि। लेकिन यदि मैं कहूँ कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर भी वह नेगेटिव ही रहे, तो क्या आप इसे सही कहेंगे? बिल्कुल नहीं सर। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव कैसे आ सकता है? कभी नहीं। लेकिन यह मुमकिन है। और ये जो काल्पनिक संख्या है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है। अगर इस स्लाइड के अलावा कहीं भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो इसे आप नज़रअंदाज कीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा और ये समझने पर ध्यान दीजिए। तो मैं कहा था, हाँ, तो इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या इसी बात पे बात करता है कि मैं एक ऐसा संख्या हूँ जिसका यदि आप स्क्वायर भी कर दोगे तो मैं हमेशा और हमेशा पहले भी नेगेटिव था, आज भी नेगेटिव हूँ और आगे भी नेगेटिव रहूँगा। यानी इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर भी यह एक नेगेटिव नंबर ही देता है। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी, वास्तविक संख्या की दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करूँ तो अंडर रूट। हम लोग अब तक सभी जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहता है, पॉजिटिव संख्या होता है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि अंडर रूट -5, तो क्या यह सही है? क्या यह नंबर या फिर इस प्रॉब्लम का क्या कोई आंसर आपसे निकल पाएगा? अंडर रूट -5? सर अंडर रूट -5 नहीं निकल पाएगा। अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव नंबर रखता है, तो ये क्वेश्चन गलत है सर। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, x² + 1 = 0। प्रश्न आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूँ, नोट कीजिए। x² + 1 = 0। यहाँ पर आपको x का मान बताना है, यानी x का वैल्यू क्या होगा। तो सर x का वैल्यू यहाँ पर x² + 1 = 0, तो x² ये 1 = क्यों सेट जाएगा, तो x² = -1, x = √-1। सर ये शायद क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि x = √-1 आ रहा है, और -1 के तो अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। बस इसी बात को मैं समझाना चाहता हूँ बच्चों कि असल में काल्पनिक नंबर मैथमेटिक्स में इसीलिए लाया गया है कि इस प्रकार का प्रॉब्लम बच्चों के द्वारा सॉल्व किया जा सके। आपने कहा ना कि x का वैल्यू √-1 है,
अब यदि इस प्रश्न को कक्षा 10वीं तक के बच्चों को दे दिया जाए तो वो सीधा बोल देंगे ये प्रश्न गलत है। लेकिन यदि आप इस अध्याय को पढ़ने के बाद यदि आपको यह प्रश्न दिया जाए, जो कि मैं आपको 20 में दे रहा हूँ समझाने के लिए, यदि आप यह अध्याय पढ़ लेंगे, फिर यदि आपके पास ये प्रश्न आएगा कि बताओ भाई x का मान क्या होगा x² +1 = 0 में, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि चूँकि यहाँ पे x √-1 आ रहा है और हम लोगों ने पिछले स्लाइड में जाना कि √-1 का वैल्यू i होता है, यानी आयोटा होता है, इसलिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो i हो जाएगा। और हाँ, तो आप लोगों ने जाना कि काल्पनिक संख्या का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका यूज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो सिंपल शब्दों में समझे तो काल्पनिक संख्या वह संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर भी एक नेगेटिव संख्या हमें मिले, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। और दूसरा परिभाषा अगर देखें तो वैसा संख्या जो अंडर रूट के अंदर माइनस साइन के साथ हो, उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर कई सारे काल्पनिक संख्या के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे √-5, अंडर रूट के अंदर माइनस साइन के साथ 5 है, यानी -5 है अंडर रूट के अंदर, तो यह एक काल्पनिक संख्या होगा। √-2 फिर अंडर रूट के अंदर माइनस संख्या है, नेगेटिव संख्या है, तो यह भी काल्पनिक संख्या होगा। ठीक उसी प्रकार √-8, √-4, √-52 और इत्यादि। और आप यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पर इस उदाहरण में सिर्फ कॉम्प्लेक्स से भी ये काल्पनिक नंबर का एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो मैंने बताया कि अंडर रूट के अंदर यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, इसलिए काल्पनिक संख्या है। और पहले प्रॉपर्टी के अनुसार जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर है उससे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, ये हमने बताया। तो यहाँ पे भी देखिए √-5, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -5। √-2 स्क्वायर करो, -2। √-8 स्क्वायर करो, क्या आएगा, 8 -8। तो हम यह कह सकते हैं कि चूँकि ये दोनों प्रॉपर्टी, और चूँकि क्या जो ये दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा वो दूसरा जरूर करेगा, या किसी भी एग्जांपल पे, किसी भी उदाहरण पे ये दो एक भी प्रॉपर्टी लगा के देखिए, वो अपने आप दूसरा प्रॉपर्टी शो कर देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा संख्या जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन के साथ हो उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए, काल्पनिक संख्या जिसे हम लोग i से रिप्रेजेंट करते हैं, i से दर्शाते हैं, उसका एक मान होता है। जिस प्रकार हमने x का मान निकालते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी प्रश्न में हम लोग x का मान निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार i का भी एक मान होता है। और ये पहले से दिया हुआ रहता है, मतलब कि जब ये काल्पनिक नंबर जब शुरुआत में लाया गया था मैथमेटिक्स में, तभी एक नंबर फिक्स्ड कर दिया गया था कि i काल्पनिक नंबर आयोटा का एक स्पेसिफिक नंबर होगा, स्पेसिफिक मान होगा, और इसका मान √-1 है। और बस बुक में भी आपको इतने, ये जो मैंने लिखा है i = √-1, i² = -1, iq = -i, i4 = 1, ये ही दिया हुआ होगा। लगभग बुक में इतना ही दिया रहता है। और विद्यालय में शिक्षक आपको क्या बोलते हैं कि इसे याद कर लो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर चूँकि मेरा मानना है कि यह याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस एक वैल्यू याद रखो कि i काल्पनिक संख्या यानी आयोटा का वैल्यू क्या है, आयोटा का मान क्या है, √-1। बाकी सब अपने आप निकल जाएगा। कैसे, i स्क्वायर करना है, यानी i का स्क्वायर करना है, तो i का मान क्या है, √-1, √-1 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आएगा, -1, i स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक उसी प्रकार क्यू कर दीजिए i का, तो i क्यू, √-1 का क्यू कर दीजिए तो हाँ यहाँ पे देखिए i का जब आप ये क्यूब कीजिएगा तो √- का होल क्यूब, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो √-1 लास्ट में आएगा। अब √-1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, i, इसलिए यहाँ पे -i लिखाया है। i4 ठीक उसी प्रकार आप i को 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके मान को 4 बार गुना कर दीजिए तो आपको i4 का वैल्यू आ जाएगा। यानी ये जो चार चीज़ है, ये जो i² iq i4, ये इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको हर जगह इसका इस्तेमाल मिलेगा।
आप यदि एनसीईआरटी के पहले ही एक्सरसाइज में जाओगे, RS अग्रवाल के भी पहले एक्सरसाइज में जाओगे, या फिर 11वीं की किसी भी कक्षा 11वीं की किसी भी लेखक के किताब में जाओगे गणित के, और इस अध्याय को खोलोगे तो उसके पहले एक्सरसाइज में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा जिसमें यह बोलेगा कि आई का कुछ पावर दे देगा और बोलेगा कि इसका मान क्या है। तो इसके लिए आपको करना क्या है ना, जैसे I4 तक रहेगा तब तो आप आसानी से बता दोगे, क्योंकि आपको एक तरीके से याद भी है, और आप I4 तक √-1 को मैक्सिमम आप कहाँ तक मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 तक कर सकते हो, 10 तक कर सकते हो, 12 तक। लेकिन 62 बार तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि परीक्षा में आ जाती है कि आई का पावर 62 निकालो। अब आप जानते हो कि आई का वैल्यू √-1 होता है। अब आई का पावर 62 बोल रहा है, यानी √-1 को 62 बार गुना कर देना। अब आपके पास तो इतना वक्त है नहीं कि आप परीक्षा में बैठे हो और लगे हुए हो √-1 को 62 बार मल्टीप्लाई करने में, गुना करने में। इसलिए आपको यहाँ समझना होगा कि ऐसे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले जो भी पावर में दिया होगा उसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 4 से भाग दे दीजिएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। और जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर जब हम लोगों ने 62 को 4 से भाग दिया तो 2 रिमाइंडर आया, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको आई का पावर में डाल दीजिएगा। यहाँ पर जब हम लोग 62 को 4 से भाग दिए तो 2 रिमाइंडर आया, तो हम लोगों ने क्या किया, आई का पावर 62 इक्वल टू आई का पावर 2 जो रिमाइंडर आया। अब आई का पावर 2 हम लोग जानते हैं क्या, -1, तो -1 आंसर। ठीक इसी प्रकार आई का पावर 167, इसको 4 से भाग दे दिए, 4 से भाग दे दिए, रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या आया, 3 आया, इसको आई के पावर में डाल दिए, IQ बन गया। अब IQ का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो सर -i होता है, तो आई का पावर 167 का मान क्या हो जाएगा, तो सर -i हो जाएगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं समृद्ध संख्या। अब आए अपने विषय पर, किस पे, समृद्ध संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने जान ली, अब तक हम लोगों ने समृद्ध संख्या से जुड़े हुए कई बिंदुओं पर चर्चा की, इसके बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन इससे जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा की। लेकिन अब हम लोगों ने समझ लिया आयोटा क्या होता है, काल्पनिक नंबर क्या होता है, आई क्या होता है, ये वगैरह वगैरह हम लोग समझ लिया। अब भाई सर ये बताओ समृद्ध संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों, वैसा संख्या जो वास्तविक संख्या एवं एक काल्पनिक संख्या के मेल से बने उसे हम समृद्ध संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं, फिर से समझिए, वैसा संख्या जो एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर एवं एक काल्पनिक संख्या यानी आयोटा कहिए, आई कहिए, इमेजिनरी नंबर कहिए, काल्पनिक संख्या के इत्यादि के मेल से बने उसे हम समृद्ध संख्या कहते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये क्या है, तो यह एक वास्तविक संख्या है। 2i यह क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। अब से काल्पनिक संख्या कैसे हुई, काल्पनिक संख्या तो आपने बताया कि अंडर रूट के अंदर यदि कोई नेगेटिव साइन के साथ संख्या लिखा होगा उसको हम लोग कहेंगे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, 2 × i का वैल्यू क्या होता है, पिछले साइड में बताया, तो सर i का वैल्यू √-1 होता है। तो 2 × √-1 करोगे तो क्या आएगा, तो इसी को हम लोग 2i लिखते हैं, यानी यह एक इमेजिनरी नंबर है जिसे हम लोग, आप सिंपल शब्दों में समझें तो इमेजिनरी नंबर को √-1 से भी दर्शाया जाता है। और या फिर किसी भी वास्तविक नंबर में यदि आप i जोड़ दो, i के साथ लिख दो, यानी आयोटा के साथ लिख दो, आयोटा अपने आप में क्या है, इमेजिनरी नंबर है, अपने आप में क्या है, काल्पनिक नंबर है। यदि आप कोई काल्पनिक नंबर को वास्तविक नंबर से गुना करोगे तो क्या आएगा, काल्पनिक नंबर आएगा। तो ही यहाँ पे 5 एक वास्तविक नंबर है और 2i जहाँ पे 2 वास्तविक नंबर है और जिसे आयोटा के साथ गुना कर दिया गया है तो यह एक काल्पनिक नंबर बन गया। अब हमारे पास एक ये वास्तविक नंबर है और एक काल्पनिक नंबर है, और जब दोनों का मेल करते हैं यानी दोनों को जोड़ देते हैं आपस में, तो जो संख्या हमारे पास आया उसे ही हम समृद्ध संख्या कहते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर जब दोनों को हमने मेल किया, दोनों को जोड़ा,
तो क्या बना 5 + 2i, और इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्या कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा को आइए पढ़ते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। वैसा संख्या जो एक वास्तविक संख्या एवं एक काल्पनिक संख्या के मेल से बनी उसे हम समृद्ध संख्या कहते हैं। यहाँ पे 5 वास्तविक संख्या, 2i ये काल्पनिक संख्या, दोनों को जोड़ दिए तो एक समृद्ध संख्या बन गया। और इस समृद्ध संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक लेटर z से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने पहले ही अध्याय में पढ़ा होगा सेट, चैप्टर सेट पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने यह पढ़ा होगा कि हम लोग कई समूह को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, और ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने समृद्ध संख्या को दर्शाने के लिए एक अल्फ़ाबेट में से एक लेटर चुना और दे दिया कि यह लेटर समृद्ध संख्या को दर्शाएगा। तो कौन लेटर दर्शाएगा? तो जेड, जहाँ कहीं भी जेड लिखा हो। अब जेड कैसा? कैपिटल जेड नहीं, स्मॉल जेड, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैपिटल जेड यदि आप लिख दोगे तो वह एक सेट बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि समृद्ध संख्या हमेशा स्मॉल जेड से दर्शाया जाता है, जहाँ पे z = a + bi, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है एक समृद्ध संख्या का। z = a + bi, यहाँ पे a क्या है? वास्तविक संख्या है। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ठीक इसी प्रकार का लिखा हुआ है 5 + 2i, a + bi, दोनों सिमिलर टाइप का लग रहा है ना। तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और bi यहाँ 2i, i सेम है तो b की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी a जो रहेगा आपका वो वास्तविक संख्या रहेगा, और bi जो रहेगा वो एक काल्पनिक संख्या रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया समझ में, किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हो। आगे बढ़िए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ नोट करने के लिए है कि सारा वास्तविक संख्या समृद्ध संख्या है, यानी सारा रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन सारा समृद्ध संख्या एक वास्तविक संख्या हो यह जरूरी नहीं। सर आप ये क्या कह दिए? थोड़ा ठीक से समझाइए। तो चलिए समझते हैं। ये उदाहरण देखिए आप, 56 एक वास्तविक संख्या है। हाँ सर वास्तविक संख्या तो है, तो क्या आप उसे समृद्ध संख्या कह सकते हो? नहीं सर, ये तो एक वास्तविक संख्या, समृद्ध संख्या के लिए तो वह a + से bi के फॉर्म में रहना चाहिए, या x + से yi के फॉर्म में रहना, कुछ भी एक a + bi के फॉर्म में रहना चाहिए। ये तो इस रूप में नहीं है, ये तो बस 56 है, bi तो है ही नहीं इसमें, तो ये तो बस वास्तविक संख्या है। लेकिन बच्चों आप 56 में 0i तो ऐड कर सकते हो। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, ये इनफैक्ट आप ये बचपन से जानते हो कि किसी भी संख्या में यदि 0 से गुना किया जाए तो वह 0 बन जाता है। और आई यहाँ पे अपने आप में एक संख्या है। कौन सा संख्या है? तो काल्पनिक संख्या है। कौन सा संख्या है? तो आयोटा है। तो जब आप इस संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही लास्ट में बन जाएगा। तो 56 को यह लिखने में क्या बुराई है कि 56 + 0i। तो जैसे ही 56 को 56 + 0i लिखते हैं, क्योंकि ये सॉल्व होने के बाद जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो = 56 ही आ जाएगा, 0 × i 0 हो जाएगा। तो इस लिहाज से यह तो एक काल्पनिक संख्या बन गया, एक समृद्ध संख्या बन गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ अन्य उदाहरण दिए गए हैं। 2 जो कि वास्तविक संख्या है, इसको 2 + 0i लिख सकते हैं। 34 को 34 + 0i, 88 + 42i, ये तो पहले से ही समृद्ध संख्या है। 12 + 3i, ये भी पहले से ही समृद्ध संख्या है। तो आपने देखा कि सारा वास्तविक संख्या समृद्ध संख्या हो सकता है, लेकिन सारा समृद्ध संख्या वास्तविक संख्या हो यह जरूरी नहीं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? समृद्ध संख्या का जोड़। ये इनफैक्ट सर लास्ट टॉपिक पर है। एक जोड़ पढ़ लिया जाए समृद्ध संख्या के, कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा कैसे जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 + 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक समृद्ध संख्या है a + bi के फॉर्म में। दूसरा समृद्ध संख्या 2 + 6i है a + bi के फॉर्म में। अब बीच में ये एडिशन का
जोड़ का सिंबल लगा हुआ, जोड़ का साइन है। तो अब इसको जोड़ा कैसे जाए, तो आपको ये याद रखना है कि जो वास्तविक संख्या है वो वास्तविक संख्या से जुड़ेगा, और जो ये काल्पनिक संख्या है वो काल्पनिक संख्या से जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए 5 वास्तविक है, इसमें क्या है 2 वास्तविक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 7। 2i काल्पनिक है, 6i काल्पनिक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 8i, तो 7 + 8i ये आंसर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2 या उससे अधिक सममित संख्या का जोड़ हमेशा एक सममित संख्या ही आएगा। ठीक इसी प्रकार आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे ना। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को जो मैंने समझाया वो समझ में आ चुका होगा। एक बार आप अपने NCERT बुक से गो थ्रू हो जाइएगा, एक बार उसे पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए जो कि मैंने बताया, जैसे i का पावर 2 4 3 1, जो भी वैसा प्रॉब्लम दिया होगा जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, वैसा प्रॉब्लम थोड़ा सा 1-2 प्रॉब्लम और सॉल्व कर लीजिएगा अलग से, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार NCERT बुक ये वीडियो पूरा देखने के बाद। तो आपको लगभग इस अध्याय का एक ओवरव्यू आराम से मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं